बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन के बाद ज़िमनी इलेक्शन में गहमा गहमी जनरल इलेक्शन वाली ही हल्कों में दिखाई दे रही है। कहीं पर बहुत बड़े जलसे हो रहे हैं और उन जलसों की पादाश में किसी के ऊपर मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। किसी ने ये कहा कि दफ़ा 144 को हम खातिर में नहीं लाते और इसके बावजूद बहुत बड़ा जलसा जो किया गया उसके आफ्टर शॉक्स आज के दिन तक महसूस होता रहे। मजमूई तौर पे पाकिस्तान में तकरीबन 21 हल्कों के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 16 जो है वो सूबाई असम्बलीज़ के हल्के हैं। अगर कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी हल्कों में पंजाब के 2 हल्के शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 2 हल्के शामिल हैं और एक सिंध का हल्का शामिल है। जबकि सूबाई हल्कों की बात करें तो 12 पंजाब से हैं और बलूचिस्तान और सिंध से 2 हल्के हैं। यानी कुली तौर पर अगर पीपीस की बात करें तो पीपी 16 पंजाब के बनते हैं और पीएस की बात करें तो 2 सिंध के बनते हैं, पीके की बात करें तो 2 खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। मजमूई तौर पे इस वक्त सूरत हाल क्या है, मंजरनामा क्या है, अब तक की जो कैंपेन थी किसकी मजबूत रही और किस तनाजुर में मजबूत रही, और जो आने वाले दिनों में इसके आफ्टर शॉक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हुकूमत मजमूई तौर के ऊपर यह तासुर दे रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में बाजी उनके हक में पलटने वाली है और वो बिसात उनकी इस हद तक नहीं पलटेगी कि उन्हें मजमूई तौर पे मंजरनामा ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे उनके लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसी से बात का आगाज़ करते हैं और दीगर इश्यूज़ के ऊपर भी आएंगे। क्या समझते हैं अब तक की, अगर कैंपेन को देखा जाए, अब तक की सेंक्शंस को देखा जाए जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर लगाई गई, और कल की इतलात ये भी हैं कि कल जनरल इलेक्शन की तरह पंजाब के अंदर मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रहेगी, नताइज क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासिर, मैंने कल भी आपसे कहा था, क्या 8 फरवरी के बाद हुकूमत ने कोई ऐसा बड़ा काम किया है कि जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो? क्या हुकूमत ने कोई ऐसा कारनामा सारी अंजाम दिया है जिससे आम आदमी को सहूलत मिली हो? क्या हुकूमत कोई ऐसी चीज़ दी है जिससे आम आदमी जो है वो उछल कूद कर कहे कि मैंने वोट हुकूमती उम्मीदवार को देना है? तो अगर हम इसका मुआजना करें, अगर हम इसको देखें तो कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है। हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद बिजली महंगी हुई, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, टैक्स लगे, ये सारी चीज़ें जो है ये इतनी तेज़ से हुई कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, बल्कि नौकरियां कम हो गई। फिर उसके बाद बहुत से मामलात हुए और बहुत से मामलात जो है वो बिल्कुल क्लियर होकर सामने भी आए। फिर उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ कई ऐसी रिपोर्ट्स आ गई। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि वकला 6 जजेस की तरफ से एक ख़त आ गया, कमीशन को ख़त लिख दिया गया। फिर आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो पिछले इलेक्शन में अगर मुखालिफ नहीं, हमायत में नहीं थे तो मुखालिफ भी नहीं थे, उनके लोग जो थे वो भी बड़ी खुल के बात कर रहे थे। फिर पिछले इलेक्शन में जमात इस्लामी का जो वोटर था वो उसका अपना वोट बैंक था, लेकिन इस इलेक्शन में अगर वो नहीं खड़ा तो उसका वोट किसी सूरत में भी हुकूमती उम्मीदवार को नहीं जा रहा। वो वोट 400 हो, 4000 हो या 4 लाख हो, वो हुकूमती उम्मीदवार के ख़िलाफ़ जा रहा है। ज़रा आप थोड़ा सा यासर साहब अपने आपके आगे भी बढ़िए, थोड़ा सा हम एक मुआजना कर लेते हैं ना, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोगों के जहन में आ जाइए। देखें लाहौर की हम शुरू करते हैं ना, पंजाब से ज़रा आप आ जाए। सबसे पहले कि NA 119 NA 119 में मरियम नवाज शरीफ उम्मीदवार थी जो तगड़ी तरीन उम्मीदवार थी। ज़रा उनका मार्जिन देखें क्या था, उनका मार्जिन थोड़ा मार्जिन था, इसी तरह था ना। अब वहाँ पे है अली परवेज़ मलक, अब तहरीक इंसाफ का वही उम्मीदवार है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। और कल जो जलसा चाइना स्कीम में हुआ जिसको 3 घंटे पहले टाइम दिया गया, वो इतना बड़ा जलसा था, इस तरह लगता था कि पूरे लाहौर का जलसा वो है, जिन पर पूरा लाहौर फोकस करके बैठा था, एक एक जगह पे वहाँ पे सारा कुछ हो रहा था। अगर उनको इतना कम वोट पड़ा तो किस तरह हो सकता है कि अली परवेज़ मलक साहब जो है वो वहाँ से इलेक्शन विन कर जाए, नंबर 1। दूसरा आ जाता हल्का NA 132 कसूर। अब NA 132 कसूर जो है वहाँ से जो उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ने ये सीट छोड़ी थी, इस पर भी मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था। अब वहाँ पर मलक अहमद जो हैं उनके करीबी अजीज़ चचा गालबन है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कल जो कसूर में जलसा हो गया है उसके बाद तो कसूर की मूवमेंट ही सारी तब्दील हो गई है। अब इन 2 हल्कों का तो बड़ा क्लियर आ गया। अब आ जाए सूबाई असम्बली के ज़रा, पहले मैं वो इस पर ज़िमनी जो हैं हल्के। अब लाहौर के सूबाई असम्बली का एक हल्का है PP 147 जहाँ पे मलक रियाज को उम्मीदवार उतारा गया, हमजा शहबाज ने यह सीट छोड़ी थी।
अब हमजा शहबाज साहब 3,000 कुछ वोटों से यहाँ से जीते थे। वो हल्का जहाँ से 90,000 1 लाख से जीते थे, हमजा साहब खुद 3,000 कुछ वोटों से जीते थे, मुस्तरद वोटों की तादाद ज़्यादा थी। अब वहाँ पर बाहर से उम्मीदवार लाया गया, एक तो उसके अंदर आपको पता है कितनी ज़्यादा मुखालफत है, और वहाँ पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मोहम्मद मदनी है जिसका ब्लैक बोर्ड जो है वो इंतखाबी निशान है। अब उसका और इसका मुकाबला 3,000 का मार्जिन तो आराम से निकल जाता है, बड़े आराम से, और उम्मीदवार भी बाहर से हो। तो अगला हल्का आ जाए, वहाँ पे अलीम खान इलेक्शन लड़ा था। इस हल्के में अब अलीम खान के इलेक्शन लड़ा था और अलीम खान साहब भी बड़े थोड़े मार्जिन जीते थे 149 पे। अब यहाँ पे शुएब सदीकी हैं और उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के वही हैं, यानी उम्मीदवार हैं हाफिज ज़ीशान। अब उनकी मार्जिन को अगर आप देखें तो उसके मार्जिन पे भी बिल्कुल क्लियर, और उन्होंने केस भी किया था कि इलेक्शन मैं जीता हूँ। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं APP 158 से, यहाँ से ये छोड़ा हुआ हल्का मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, यहाँ से चौधरी मोहन सलाई उम्मीदवार है और मोहन सलाई के मुकाबले में चौधरी नवाज उम्मीदवार है। यहाँ पर अब तक के जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मोहन सलाई 80% लीड कर रही हैं। मैं ये ना मत समझिएगा कि मैं वो बात कह रहा हूँ जो रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद आ जाए PP 149 शुएब के वाले मैंने बता दिया। PP 164 यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ मियों हैं और नून लीग के राशिद मिनाज। आपको पता है यूसुफ मियों और शहबाज शरीफ में 2 से 2,500 का फ़र्क था, पता है आपको? बल्कि सॉरी 1,000 कुछ वोटों का फ़र्क था। मैं वही कहने लगा था, वोट 1,000 कुछ वोटों का फ़र्क था। अब वो शहबाज शरीफ थे, ठीक है। अब यहाँ पे हैं राशिद मिनाज। राना साहब, इससे पहले कि आप फर्दर आगे बढ़ें, आप क्या समझते हैं कि जो टर्न आउट है जनरल इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में फ़र्क कितना होगा उसका? जितना टर्न आउट कम होगा उतना मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान होगा जी। अच्छा। उसके बाद आप आ जाए ना ज़रा उस हल्के में, ज़रा थोड़ा सा करें शादरे वाले हल्के में, जहाँ पे राना तनवीर साहब के भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में एजाज भट्टी साहब हैं। अब वहाँ पर जो है अपने जवेद लतीफ़ साहब वो मुखालफत कर रहे हैं, उनकी मुखालफत से भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे भी इलेक्शन जो है बड़ा टफ है और एजाज भट्टी को मार जाना है। उसके बाद आप आ जाए 260 वोटों से जीते थे चेयरमैन सेनेट जो है हमारे मुल्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अब वहाँ पे जब यूसुफ रज़ा गिलानी 260 वोटों से जीते थे और कितने वोट आपको पता ना मुस्तरद हुए थे। अब 260 का फ़र्क निकलना कोई मुश्किल है? केस अभी भी चल रहा है, केस मुश्किल है कोई? आगे आप इसी तरह आप जरा चलते जाएं तो बहुत से इलाके, हाँ आप आगे आ जाएं, जफरवाल ये वो इलाका है जहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला था चौधरी दानियाल अजीज़ और इनके ग्रुप में। अब नून लीग के ये एक साहब थे वो तहरीक इंसाफ में आ गए और वहाँ पे आके कासम जो है वो लगे, वहाँ पे बड़ा टफ मुकाबला है। फिर चकवाल की सीट पे इंतहाई करीबी मुकाबला है। अलीपुर चट्ठा में तहरीक इंसाफ जीती थी, अब फिर तहरीक इंसाफ का वहाँ पे कह रहे जीत रहे हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं बखर, और कल जो बखर में जुलूस था उसके बाद तो कोई दूसरी सूरत रह ही नहीं जाती। फिर आप जब जरा थोड़ा सा इससे इन हल्कों से बाहर निकलते हैं, DG खान आ जाते हैं। DG खान की सीट किसी और ने नहीं छोड़ी, KPK वो छोरी है। DG खान, सॉरी DG खान तो ये पंजाब में है। टफ मुकाबला होगा डेरा इस्माइल खान में, DI खान की बात, DI खान में, उसमें छोरी है इन्होंने हमारे वज़ीर आला ने ना। हाँ जी। तो वहाँ पे आपको पता है कि उन हालात में वो जीत गए थे। फिर एक सीट ज़रूर ऐसी है, मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम पे बता रहा हूँ, KPK की, वो बाजोर की सीट है। वहाँ पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार से ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार है जिसका भाई मर्डर हो गया था तहरीक इंसाफ का एक। हाँ जी, ठीक है, उसके वहाँ जीतने के इम्कानात ज़्यादा है, उसके चांस ज़्यादा है, लेकिन कल का इलेक्शन होगा बड़ा मज़ेदार। ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, इसी इंतज़ामी के ऊपर मज़ीद बात होगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक के पहले ही से में हम ये बात कर रहे थे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इस बाई इलेक्शन का। तो मजमूई तौर पे तासुर तब्दील होता है, क्योंकि अमूमी तौर पे तासुर ये पाया जाता है कि जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार हो वही ज़िमनी इलेक्शन के अंदर
मार्जिन समेटती है। लेकिन ये रवायत पंजाब में किसी हद तक तब्दील हुई थी 2018 के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी बाई इलेक्शन में दूसरी जमातें जीतती रहीं, फिर जब वो बरसर इक़्तिदार आई तो उनके दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती रही, और अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में है कि जब हाई कोर्ट्स के अंदर या अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर बेशुमार दरखास्तें इस वक्त जमा हैं जिनके ऊपर जनरल इलेक्शन के नताइज के ऊपर बातें हो रही हैं, तो ज़िमनी इलेक्शन का उसी बीच में आ जाना और फिर से एक जमात का बाकायदा तौर पर यह क्लेम करना कि हमें वही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई जो दीगर को दी जा रही है। तो इसी ज़िमन के अंदर आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होंगी, इसके नताइज क्या रहेंगे, मजबूती किन बुनियादों के ऊपर है, और अवामी तौर पे तहरीक का आगाज़ करने का पैगाम देना और मजमूई तौर पे तमाम अपोजिशन जमातों का एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना, ये हुकूमत के लिए किस हद तक परेशानी का बायस हो सकता है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने। अफजाल अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफजाल साहब, अगर मजमूई तौर पे देखा जाए, अब तक की अगर आप कंपेन को देखें, कसूर में जलसा हुआ, उसके बाद जितने मुकदमात हुए वो आपके इल्म में हैं, खुड़िया खास में भी बग़ैर इजाज़त के जलसा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया, दीगर शहरों में भी इसी तरह की सूरत हाल है। आप समझते हैं कि इस बाय इलेक्शन में ज़्यादा नहीं तो कमोबेश 70% नताइज आपकी पार्टी के हक में आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाय इलेक्शन आपको पता है कि हमने तो जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसको किस तरीके से धांधली के बावजूद 45 पर फॉर्म पर आ गया, वो भी काबू नहीं आया तो 47 और 49 पर आ गया। तो इस मरतबा इंशाल्लाह जो इलेक्शन हो रहा है 21 को, मैं आपको बता दूं कि हमारी तकरीबन 10 सीटें हैं जो जहां इलेक्शन है इस वक्त है। 10 में से कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो इस वक्त हमारा मार्जिन 60 या 70% से कम हो, कम अज़ कम। पूरी की मुकम्मल तौर पे एक पैगाम है, मैसेज है खान साहब का कि हम पहले भी इलेक्शन जीते थे और इंशाल्लाह हमारा वही बयानिया है कि वो तमाम सीटें हमने जीती थी और वो तमाम सीटें अब हम दोबारा जीतने के लिए जा रहे हैं। आज आपकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ भी बड़ा कोई वाक़या हुआ है, वो क्या वाक़या हुआ है? अब आपको क्या बताएं, वकूए तो हमारे साथ जितने हो रहे हैं हर वक्त। आप एक बड़े सीनियर वकील भी हैं और आपका एक नाम भी है। नहीं, उसमें बात मतलब क्या, देखो मेरा बेटा गया था वहाँ आरओ ऑफिस में कि जी हमें ये जो चीफ पोलिंग एजेंट बनाने, हमने उस पर दस्तखत कर दो। आरओ साहब नहीं मिले, फिर उसमें उन्होंने ये किया कि हमारे तकरीबन 4 कैंडिडेट्स थे, चारों में से किसी के उन्होंने फॉर्म नहीं लिए। उसके बाद जो हालात हैं वो कल जो रैली हमने निकाली थी उसके ऊपर भी हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाइयाँ करी। ये तो मामूल बन गया है, हम इनसे ना इन चीज़ों से ना बहुत आगे चले गए हैं। ये हम यूज़ टू हो गए कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इंतहा से ज़्यादा कर रहे हैं। जब देखो जब आपकी चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल करना, फ़ख्र महसूस करें तो फिर बात ख़त्म हो जाती है, फिर क्या रह जाता है। कितनी डिटाई के साथ ये लोग कहते हैं कि घरों में चले जाते हैं वारंट विदाउट वारंट, और फिर इतनी ज़्यादती करते हैं। क्या है, कौन से दहशतगर्द हैं? देखो, सियासत को सियासत के साथ रखो। लास्ट डे में इन्होंने ये शुरू कर दिया कि हमारे तमाम जितने भी मैं अभी सीधा आ रहा हूँ 119 से, वहाँ सिलसिला ये है कि हमारे ऑफिस को इस तरह इन्होंने सील करके रखा हुआ है, बंद किया हुआ है। बहुत ज़्यादा थ्रेट दे रहे थे। कल जिस तरह हमने जलसे करवाए, हमें पता है कि किस तरीके से हमने कोर्ट से परमिशन ली। कोर्ट ने 140 इलेक्शन बाय इलेक्शन हो रहा है और ये 144 लगा रहे हैं। वो तो जनरल इलेक्शन में भी था अफजाल साहब। नहीं, तो देखे फिर इलेक्शन क्या है, रिजल्ट अनाउंस कर दे, कागजात जमा करवाए, कागजात रिजेक्ट अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आप हर जगह से 60% कम 70% लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। किस तरह जीत जाएंगे? आपका चीफ पोलिंग एजेंट नहीं है, आपको दूसरे मसाइल है, किस तरह जीतेंगे, क्या करेंगे, कौन सी जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी जो सी है ना, मैं कह रहा हूँ कि वो जादू तो नहीं है हमारे पास, तस्वीर है हमारे मुर्शिद के पास। और आप ये देखें कि ये जो जनरल इलेक्शन है ये आपके सामने, जनरल इलेक्शन में मेरे हल्के को ले लो, NA 1 2 3 को, मेरे नीचे 7 MPA दिए इन्होंने, सातों के निशानात डिफरेंट,
और सातों के निशानात बताते हुए हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो जितना छोटा सा और इस तरीके से तिरछा हल्का बना के, और वहाँ भी लोग ढूंढ के वो वोट कास्ट करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट। अच्छा, मजमूई तौर पे वेव क्या चली, प्लानिंग क्या डिसाइड हुई? यानी आप जब ये मालूम कर चुके हैं और आप उसका मुशाहिदा भी कर चुके हैं कि फॉर्म 45 तमाम होने के बावजूद भी आप लोगों के मुताबिक फॉर्म 47 मुरतब नहीं किया गया, वो जो फॉर्म 45 है उसका नतीजा नहीं किया गया, तो अब की बार जब आप ये मुशाहिदे कर चुके हैं तो अब की बार किस शय की बुनियाद के ऊपर या तजर्बाती तौर पे क्या मुशाहिदा करना है अब कि जो आपको लगता है कि 60 से 70% आपकी लीड है और उसी के मुताबिक नताइज मिलेंगे? मैं आपको एक बात कहूँ, देखिए हम इस इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़ रहे हैं। पिछली मरतबा का जो इलेक्शन था फरवरी में जो हुआ, आपको पता है कि कोई कंपेन की नहीं थी। हमारी जो पुलिस थी वो इतनी माशाल्लाह माहिर हो चुकी थी, डिकेट उन्होंने नहीं पकड़ने होते थे, तो वो जिस तरीके से हमारी फ्लैक्सें उतारती थी, जिस तरह से हमारे स्टिकर्स और जिस तरह से हमारे साउंड सिस्टम वगैरह कोई भी चीज़ें गाड़ियों की चेकिंग करती थी, वो आप लोगों के सबके सामने रहा। और जिस तरह हरासा किया जाता था, आपको पता है कि सबसे पहले इन्होंने अपने बगलों में उन्होंने डाले होते थे ये जो आईयूज़ थे, जो 9 मई के वकूए में जो पर्चे दर्ज करवा रखे थे, कि इन्होंने टारगेट किया हुआ था कि ये एक लिस्ट है जिसमें इन्होंने 25 से 30 लोगों को फलाने हलके में से इन्होंने उनको नामजद कर देना है और उनको उठा लेना है। ये इस तरह का सारा सिलसिला था। अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आया है, मगर वोट देखें हमारे पास ये पहले भी हमने वोटर्स को कोई ऐसी सहूलत नहीं दी थी। वोटर का एक ऐलानिया यह था कि आप पीटीआई के हैं तो आपको आने की ज़रूरत कोई नहीं, और हम आप वोट खुद ब खुद पहुँचेगा। आप यकीन करके जाने कि जिस तरह वोटर्स पहुंचा, ये पहली दफ़ा हमारी लाइफ में, इससे पहले हर तरह के इलेक्शन हम लड़ते रहे। मैंने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा, मैंने हाई कोर्ट बार का नायब सदर का इलेक्शन लड़ा, मैंने जनरल इलेक्शंस लड़े, मेरी फैमिली ने लड़े। कथा कलामी के लिए अफजाल साहब माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि आप मुशाहिदा हर किसी का होता है और मुशाहिदे का नतीजा और उसके बाद अगला कदम उठाने पे हर किसी का रवैया तब्दील हो जाता है। अब जनरल इलेक्शन में आपके मुताबिक लोग कहते थे कि आए ना आए हम आपको वोट देंगे, अब उसका नतीजा बहुत सारे लोगों के मुताबिक उनकी तवक्कुआत के बरक्स निकला है। हौसले बहुत सारे लोगों के टूट जाते हैं। अगर उस तरह का आपको टर्न आउट ना देखने को मिला तो उसका नुकसान होगा या फ़ायदा? मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि आपने कहा ना हौसले टूट जाते हैं। हाँ, हौसला उस वक्त पब्लिक का टूटता, हमारे कैंडिडेट्स का टूटता, जब हमारा कायद का हौसला टूटता। जब कायद का हौसला बुलंद है, वो कायद इस साइड पर ही नहीं आ रहा कि बिल्कुल इनके किसी ना धमकियों का में आ रहा, ना सज़ाओं से खौफज़दा है, तो वो उसकी पब्लिक, उसके चाहने वालों का कैसे हौसला। मज़ीद इसमें आपको मैं एक बात दूँ कि इंशाल्लाह ताला आप ये देखना वोटिंग रेशियो जो सी है वो बढ़ेगी। जितनी वोटिंग आप कह रहे हैं कि कल वोटर निकलेगा? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बिला खौफ निकलेगा। और आप यकीन करके जानना कि ये 10 के में से एक सीट भी ऐसी नहीं जो ये ले जा सके। बिल्कुल 10 के 10 सीटें हम जीते हुए हैं। हमें ये नहीं समझ आ रहा अब इनके पास क्या है, ये क्या करेंगे। इनके पास वही एक रह जाता है, 47 को इस्तेमाल करने की कोशिश करें या 49 पर डायरेक्ट आ जाए। वो आपके सबके सामने मीडिया उस दिन होगा, मखसूस हल्के हैं, मखसूस पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है तमाम इंशाल्लाह ताला। देखो मैं बतौर एक एडवोकेट, मैं इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब का मैं सदर भी हूँ। मैंने हर हलके में कम अज़ कम 150-200 वकला की ड्यूटी लगाई है जो हमारे उधर होंगे। हमने ये फॉर्म 45 वहाँ वसूल करना है। आगे अब ये देखना है इंतज़ामिया क्या जानबूझ के टकराती है, क्या करना चाहती है, फिर मैसेज क्या देगी। अगर इस बाई इलेक्शन में भी वो ये काम करते हैं तो मीडिया के सामने उनका तमाम पोल फिर दोबारा से खुलता है। इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ मौजूद है। उनके वोटर्स को अगर ये भी आज़ादी नहीं कि उन्होंने वोट कास्ट किया हुआ, टोटल वोट के काउंटिंग होने के बाद फॉर्म के मुताबिक उनको सर्टिफिकेट दिया जाए कि ये है, इतने ये रिजल्ट है आपके पास। बहुत शुक्रिया अफजाल अजीम पहाड़ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन देखिए बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में जो डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी किसी न किसी हद तक अपोजिशन जो है वो रिटेलिएशन के ऊपर है, अब सड़कों के ऊपर भी रिटेलिएशन के ऊपर है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगी वो किसके लिए होशरुबा हो सकती हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक रिफ्ट का मंजरनामा देखने को मिल रहा है, जिसके गाहे बगाहे इशारे भी मिलते हैं, वो रिफ्ट क्यों है और मुस्तकबिल करीब के अंदर अगर किसी की पाकिस्तान से रुखसती होती है तो वापसी का इम्कान कब तक है? राना साहब, आप क्या समझते हैं कि कल का दिन गुजरने के बाद रफ्ता रफ्ता डेवलपमेंट्स हैं, और अगर हैं तो किसके हक में? किस चीज़ की डेवलपमेंट्स आप कह रहे हैं? ये हुकूमत की मजबूती की या तंजीम की मजबूती की, तहरीक की मजबूती की? देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मुल्क की मजबूती तो हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, इस मुल्क का एक एक बच्चा चाहता है, इस मुल्क का एक एक जवान चाहता है, हर शख्स चाहता है इस मुल्क की मजबूती हो। अगर हुक्मरान चाहे तो हो सकता है, अगर हुक्मरान ना चाहे तो किसी सूरत में भी ये नहीं हो सकता। जिस मुल्क के अंदर, मुझे एक बात बता दें, कच्चे के डाकुओं को असला फराहम करने के लिए पुलिस की गाड़ी और पुलिस के लोग जा रहे हों और एक सूबाई मशीर की गाड़ी इस्तेमाल की जाए, उसके बेटे का नाम आए, तो आप वहाँ पे कहते हैं कि इस्तेहकाम है। कच्चे के डाकू वो हैं जिनकी वजह से मुल्क बदनाम है। इसी तरह है ना, ये आलम हो जिस मुल्क के अंदर, जिस शहर, लाहौर शहर के अंदर एक सब इंस्पेक्टर ये कहे कि मंशियात फरोशों को CIA स्टाफ जो है वो सपोर्ट करता है, तो आप कहें कि जनाब आपके दायरे बिल्कुल ठीक है। जिस शहर में ये हो कि SHO वादर रोड समेत कुछ लोगों पर अगवा की FIR दर्ज हो जाए और हमारे हुक्मरान सब अच्छे की आवाज़ निकालते रहे, क्या आज पाकिस्तान के किसी एक हुक्मरान ने इस पर आवाज़ निकाली कि जनाब जो कच्चे के डाकुओं को असला फराम करने जो लोग जा रहे थे, जिस मशीर की गाड़ी इस्तेमाल हुई, बेशक उसने कहा जी मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, आप इंक्वायरी करें, और बाद में बात है इंक्वायरी करने वाला कौन है, इंक्वायरी करवाने वाला कौन है? क्या किसी सियासी जमात की तरफ से बयान आया? क्या वज़ीर इत्तलात की तरफ से आया? क्या वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आया? क्या किसी और की तरफ से आया? क्या वज़ीर आला सिंध की तरफ से आया? और यही बात अगर इनके किसी सियासी मुखालफिन की पकड़ी होती तो अब तक तूफान बर्पा हो गया होता। आप बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम होगा, तो उसके लिए सियासी जमातों को अपने अंदर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा, अपने मजाज को तब्दील करना होगा, अपने मजाज को बेहतर बनाना होगा। वो नहीं हो रहा, वो नहीं आती, वो आएगी वो किसी सूरत में नहीं हो रहा। ऊपर से आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा कर दिया है, उन्होंने कहा पहले असम्बलियां बनती थी, अब असम्बलियां खरीदी गई हैं, अब खरीदो फरोख्त हुई है। और ये क्या कौन है? उनके पुराने जो इत्तेहादी हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, पुराने इत्तेहादी PDM के सरबराह रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी अरसा खामोश रहे, जब बोले हैं तो तब भी तल्खी बोले हैं, और अब जब बोले हैं तो तल्खी तो बहुत दूर तक रह गई है, कड़वाहट महसूस हो रही है लहजे के अंदर। तो वो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, वो समझते हैं आपको हुकूमत दी गई है, उनको क्या जवाब देंगे? बाकी अपोजिशन की तो बाद में बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान बहुत बड़े सियासतदान हैं और हमारे कोलीग और साथी और दोस्त हैं, तो उन्होंने आज जलसा किया है जी। देखिए, वो इससे पहले तो PDM के ख़ुद सरबराह थे, जिनकी पार्टियों ने हुकूमत में आई हैं जो पार्टियां, और उसको हुकूमत में लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ बैठ के टेबल पे बातचीत होगी, उनका कोई शिकायत हैं तो उसको हमें सुनना चाहिए कि हम पार्टी ग्रुप में रहे ना PDM में, तो उनकी जो भी उनके जायज़ बातें हैं उनको हम पूरा तवज्जो देंगे और उनको गुजारिश करेंगे कि आइए बैठिए, आपके अपने लोग हैं जिन्होंने जो हुकूमत में हैं, आपने ही तो कोशिश की है और आपकी जद्दोजहद का ही तो नतीजा है, तो ज़रूर आए, मिल के बैठे, और कोई हमारी गलतियाँ हैं तो हम उनमें उनसे समझेंगे उनको, उन मामलात को। शेख साहब, आज उन्होंने आपकी सारी गलतियाँ गिना दी हैं और आज उन्हीं के सबसे करीबी साथी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब पार्लियामेंट में नहीं सड़कों पे फैसला होगा और हम सड़कों पे आकर हुकूमत को तब्दील करेंगे। उनको जितनी शिकायत थी वो तो उन्होंने बयान कर दी हैं। क्या उनमें उन शिकायत को जो उन्होंने बयान की हैं आप समझते हैं वो गलत हैं?
नहीं, मैं गलत ये सही वाला नहीं हूँ। वो मेरे बहुत मोहतरम हैं फजल रहमान साहब, और मेरा बड़ा तल्लक है उनसे, ज़ाती तल्लक भी है। बात यह है कि ये चीज़ें सड़कों पे करने वाली नहीं है। उनका कोई बात है तो हमसे पहले भी मुलाकातें करते, कोई नई तो है नहीं, उनसे तो हमारी मुलाकातें रही हैं ना। वो आके क्योंकि वो सरबराह रहे हैं पीडीएम की पार्टी को, यही पार्टियां हैं ना जिन पार्टियों के वो सरबराह थे। तो आए, अगर कोई पॉइंट उनके ध्यान में है तो आके हमारे साथ करें, या हम उनके पास चले जाएंगे, बातचीत हो जाएगी और समझा जाएगा। उनको भी देखे ना, उनकी बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। सीनियर पॉलिटिशियन है, और मैंने हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ कुछ नहीं है। इतना अरसा मिल के रहे, हमारी सियासी पार्टियों को यही चाहिए ना कि परमानेंट अगर किसी के साथ है तो मिल के उनसे मशवरा तो करें ना। चले आप मशवरा अगर मौलाना से करना चाहते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि आपके कोलीग रहे हैं। आपने मशवरा राना सनाउल्लाह साहब से किया है, जावेद लतीफ़ साहब से किया है, उनसे मशवरा हो गया? नहीं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उनसे मशवरा, वो तो हमारी पार्टी के हिस्सा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। लेकिन वो जो गिला किया है सर, वो भी अवामी सतह पे किया, पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया, पार्टी के इजलास पे नहीं हुआ। जी हाँ, किया, बिल्कुल आपने भी सुना, मैंने भी सुना, उन्होंने किया तो ठीक है, उनका गिला हमने सुन लिया। उन्होंने उस फोरम पे किया, हमसे मिलते भी रहते हैं, उस फोरम पे भी करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए। ये जो सिलसिला है ना कि इख्तलाफ ही इख्तलाफ, अभी देखिए पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अमेरिका ने पहली बार एक टेलीफोन का इंतज़ार किया जाता था, अभी उन्होंने ये कहा है कि हम आपको बिल्कुल आपका साथ देंगे। आप IMF देख रहे हैं कि IMF ने पुराना जो उनका प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया, अब नए प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है वाशिंगटन में। आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा डेलीगेशन गया और उम्रा भी किया और बातचीत की भी की, फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ लाए, अब फिर उनके यहाँ जा रहे हैं, यानी सऊदी अरेबिया से हमारे तल्क़ात और इस्तेवार हो रहे हैं, पहले भी अच्छे थे। उसके अलावा आप देख रहे हैं, मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री का बताऊं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मार्क्स लाइन जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, वो उनके बड़े बहुत आला दर्जे के एग्जीक्यूटिव वो आ रहे हैं 23 तारीख को पाकिस्तान, और वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में बात, हम उनको जो है टर्मिनल देंगे, हम देखेंगे। इंडिया पे उन्होंने उनकी पोर्टों में बहुत उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो बड़ी खुशी की बात है। वो वज़ीर आज़म साहब भी मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, उनके एग्जीक्यूटिव, और मैं भी एज अ मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर उनसे मिलूंगा। आपने भी बात, अभी आपने पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है, अब रुकेगा नहीं। अब नहीं, अल्लाह ना करे रुके जी, मैं कह रहा हूँ इससे भी आगे जाना चाहिए, और पाकिस्तान की बेहतरी से बेहतर और चीज़ कोई नहीं है। पर आज अमेरिका ने किया क्या हमारे साथ, पता ना आज आपने क्या किया उसने? अमेरिका ने क्या नहीं, अमेरिका को जो है ना, आप ये तफसील से सुनिए, हमारी कौम को क्या हुआ है जब से सबसे ज़्यादा इमदाद पाकिस्तान जब बना है, सबसे ज़्यादा इमदाद अमेरिका ने पाकिस्तान की। उन्होंने हमारी जो मुखालफत की, हम मुखालफत करते हैं, लेकिन उन्होंने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए, और IMF भी जो कोई देता है ना राना साहब, इतना आसान नहीं है। अगर IMF, मुझे पता है वो अमेरिका की वजह से देता है, चला पा रहे आज भी बहुत, अमेरिका बहुत रोल है अमेरिका का उसमें, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं IMF में, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका की है, और अमेरिका को उसमें बहुत चलती है। और मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त भी अभी जो मैं बजट देख रहा हूँ ना, उस बजट में भी कुछ 7.5% हमारी कौमी आमदनी का बजट में खसारा है। अब बताइए, हमारी आमदनी है कौमी आमदनी का 12.5% और खर्चा है 19.5%, 7%। मैंने जो पूछा है मुझे बहुत हम अपने आज हम सुबह से अमेरिका की एक बयान की वजाहत दे रहे हैं, हमारा तर्जुमान वजारत खारजा जो है बार बार वजाहतें दे रहे हैं, वो क्या मामला हुआ है? वो देखिए, बात ये, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, तकरीबन उसकी 100 गुना हमसे बड़ी इकानमी है। अब वो अमेरिका के बगैर आपको देखते हैं अभी तक, वो अगर सैंक्शंस आयद कर दे पाकिस्तानी कंपनीज को, आलात फराहम करने वाली कंपनीज के ऊपर, और बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान पे ही सैंक्शंस हैं जिसकी वजाहत तर्जुमान महकमा खारजा दे रहा है, जिसमें रशिया की कंपनी है, बेलारूस की कंपनीज हैं, तो वो फिर काबिल कबूल है हमें? बात चीज़ है, कोई भी बड़े किसी भी
जगह जब आप बैठते हैं ना तो लॉजिक से कन्विंस करके एक दूसरे से बात करते हैं। अगर हम खुल्लम खुल्ला किसी के शुरू ही कर दें कि कबूल है या नहीं कबूल, तो उससे मामले नहीं बनते ना। मामला तो हर एक को कन्विंस करना। देखिए एक बहुत बड़ी इकानमी है दुनिया का, जिस जगह अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की है ना वहाँ डेवलपमेंट हुई है। हमारी कौम, हम 9 करोड़ गरीब लोग हैं। हम अपनी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दें, क्या करें? हम बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं है। फिर नहीं, हम बहुत कुछ है। हमारा तो मुल्क ये करें ना, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात बैठी है ना ऊपर। नहीं, अल्लाह की ज़ात तो हमेशा ही है, हम अल्लाह की ज़ात से तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ही हमें समझ सूझबूझ दी है ना कि हम किस तरह इन मामलात को हैंडल करें। देखिए मेरी बात सुनिए, हमें किसी भी मुल्क से तल्लुकात ख़राब नहीं करने, हर एक से तल्लुकात बनाने हैं। जो बड़े बड़े मुल्क हैं ना जी, उनका देखिए अब यूरोपियन यूनियन ने हमारे GSP प्लस दिया है। अगर वो GSP प्लस ना दे हमारी एक्सपोर्ट नहीं होती। अमेरिका IMF के ऊपर सबसे ज़्यादा, FATF के भी ऊपर उनके असर चलता है। देखिए बात को, इस दुनिया में रहना है ना, इस दुनिया में तो यही होता है। यहाँ भी अगर हम पाकिस्तान की अपनी भी सोच लें तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे भी हम झगड़ा नहीं लेते। हम झगड़ा खामखा कर झगड़ा लेके, हमें अपनी तरक्की करनी है। हम राणा साहब अपनी तरक्की की तरफ जाएं, पिछली बातों को भुला के तमाम मुल्कों के साथ दोस्ती करें। हमारा अपना बहुत अहम मुल्क है, नो डाउट इन इट, पर हमारी अहमियत खोई जा रही है ना। हम जब नीचे जा रहे हैं, हम दुनिया के 190 मुल्कों में से 162 नंबर पे आ गए हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो हमारे ही एक मरहूम वजीर ख़जाना डॉक्टर महबूब हक के नाम पे UN ने बनाया है, उस इंडेक्स, अपने बनाए हुए इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 190 मुल्कों में हमारा 162वां। शेख साहब चलाएंगे कैसे? मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं 2018 से ज्यादा धांधली 2024 में हुई, ये जाली हुकूमत तो हम चलने नहीं देंगे। अब मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें यही बयानियां अपना रही हैं, आप कैसे चलाएंगे, कैसे दबाएंगे? मुझे ये बताइए राणा साहब, क्योंकि अब देखें ना, आप ये सारे आप समझते हैं मामलात को। अब सिर्फ मुझे ये आप बताइए ना कि कोई भी इलेक्शन हमारे यहाँ हुआ जिसको, चलो ये इलेक्शन तो जो वो कहते हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई एक इलेक्शन भी ऐसा हुआ जिसको किसी ने अपोजिशन ने माना? तो जब हमारे यहाँ रूटीन ही यही है, होना ही यही है, आइंदा भी हर इलेक्शन में यही होना है, तो क्या हम रोक दें मुल्क की इकानमी को, लोगों को गरीब ही रहने दें? जो मैं वादे करके आया हूँ कि हम भाई गुर्बत को दूर करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम लोगों को रोज़गार, क्या ख़त्म कर दें उन बातों को और झगड़े शुरू कर दें? इनके पास झगड़े के अलावा 10 साल तो हो गए धरने देते हुए। जब प्रेसिडेंट शी आ रहे थे चाइना के, उस वक्त से ये धरना दे रहे हैं, फिर असम्बलियों से निकल जाते हैं, फिर इलेक्शनों का बाइकाट कर देते हैं, फिर सबको जेली कहते हैं, असम्बलियाँ जेली हैं। ये अब तो मौलाना आपके साथी कह रहे हैं। फिर शेख साहब ये तो आपके आप साथी कह रहे हैं जो आपके चेयरमैन थे, तो मौलाना को हम मना लेंगे ना, मौलाना को हम मना लेंगे। मौलाना को मैं आपको बता रहा हूँ, मना लेंगे। आपने दो बार तो वफद तश्कील दी है, 2 बार वफद तश्कील दिया हुजूर, वो अभी तक तो माने नहीं, तो आगे कैसे मानेंगे? वो तो कहते हैं तहरीक चलाएंगे हम। ये सियासत में तो होता ही है ना, एकदम उनका अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। देखिए सियासत में क्या होता है, हम सियासत सब जो ये करते हैं, हर एक का दिल है कि हम मुल्क के चलाने के अफेयर्स में हमारा रोल हो, यही है ना सियासत। तो कोई बात नहीं, उनका रोल होना चाहिए और हम उनसे पूछेंगे कि वो ये सदर बन गए ना जरदारी साहब, वो तो मसालियत के बादशाह हैं, आपको तो पता है। ये अपनी उन तकरीर में भी जो सदर साहब ने ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस की है, यही किया है कि हर एक को 2 कदम पीछे होना चाहिए। अच्छा शेख साहब, 2 सवालों का जवाब दे दीजिएगा मुझे। आपकी पाकिस्तान की माशरत पे बड़ी गहरी नज़र है और आपने हमेशा बड़ी मेहनत की है। इस दफ़ा गंदम हमारी बहुत ज़्यादा हुई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की, तो बाहर से मंगवाने की क्या ज़रूरत पेश आई? बाहर से मंगवाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये जो हमारी ब्रायलर मुर्गी है, आप दुरुस्त जी, ये जो ब्रायलर मुर्गी है ये भी अमेरिका से आ रही है? देखिए बाहर से गंदम हमारी प्लानिंग में गलती है, जो गलती है वो हमें तस्लीम करनी चाहिए। इस वक्त बम्पर क्रॉप हो रही है, 29 मिलियन टन की क्रॉप है और हमने फिक्स प्राइस भी रखी है, परचेज प्राइस 3900 रुपये।
अब उस वक्त हमें इतनी गंदम बाहर से प्लानिंग करनी चाहिए थी ना। हमारे आप देखिए भी सही, जो प्लानर हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो इन महकमों में काम होता है, उसमें स्टेटिस्टिक्स नहीं होते, उनके सही तरह असेस करना चाहिए। शेख साहब इससे मंगाना जो है ना, ये बयान दे के इतनी गंदम बरी जिम्मा तो हुआ नहीं जा सकता सर, जब क्रॉप हो रही है। अच्छा, आप कहते हैं, आपने पहले हवाला दिया कि मैं आप अपने वजारत के हवाले से बताएंगे। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि इन दिनों में, गुज़श्ता एक माह में पोर्ट के ऊपर कितनी गंदम इंपोर्ट हुई है? पोर्ट के ऊपर मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये मेरी वजारत का मामला नहीं है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का मामला है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो तो आपको मिल जाएगी स्टैटिस्टिक्स। लेकिन हमने इंपोर्ट की है गंदम, और इतनी गंदम नहीं आनी चाहिए थी। ये तो इसका हमारी अपनी क्रॉप बहुत बम्पर हुई है। जो इसका जुम्मेदार है, जो इसका जुम्मेदार है, उसको फारिग नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये पैसा तो पाकिस्तान का लगा है ना, ये नुकसान तो हमारा हुआ है ना। अगर कोई इंक्वायरी नहीं होती तो इसका मतलब है चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं। नहीं मिले हुए नहीं हैं, लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसका इंक्वायरी होनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों हम गलतियां कर रहे हैं। हमारी प्लानिंग जो है ना, पहले एक वक्त में 5 साल की प्लानिंग होती थी और उसके अलावा उस पर बड़ी माइन्यूट डिटेल डिस्कस होती थी। अब इस तरह ये जो किया जाता है ना, जब बम्पर क्रॉप हो रही है तो हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रही है और महंगी इंपोर्ट हुई है। आप देख रहे हैं ना, आज हम एक्सपोर्ट तो कर लेंगे, अपनी गंदम जो वाफर है उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन शायद वो कीमत ना वसूल हो सके जिस कीमत पे हमने इंपोर्ट की है। लेकिन लोगों को इस वक्त गंदम हम सस्ती दे रहे हैं। आप ये भी तो अप्रिशिएट करें ना कि आटा जो है वो बड़ा सस्ता मिल रहा है। रोटी जो है 16 रुपए की हो गई है और पहले 20 रुपए थी कम से कम, और सस्ती हो जाएगी इंशाल्लाह। हम लोगों को यही तो हमारा वादा है कि हम सस्ती चीजें देंगे। शेख साहब, आपको कहाँ से मिलती है रोटी? हमारी भी तो मान लें, कोई हमारी आप जहाँ से खाते हैं आपको वहाँ से 16 रुपए की मिलती है सर? नहीं, मैं तो मुझे नहीं पता किस रेट से, मैं क्योंकि नहीं टच में होता ज़्यादा, लेकिन जिस किस्म की हमारे पास गंदम ज़्यादा है ना, 16 से भी सस्ती हो जाएगी। मैं आपको ये आने वाला असेस कर सकता। एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया आप लोगों ने बुरेवाला में। अच्छा, एयरपोर्ट तो नहीं बना, एयरपोर्ट बिकने शुरू हो गए। जब आप ऐलान करते हैं, आपने एक मंशूर लेकर आते हैं, उस मंशूर पे अवाम को राज़ी करते हैं, उस मंशूर के तहत वोट लेते हैं, और जब इक़्तिदार में आते हैं तो सारी चीज़ें उल्ट करते हैं, तो ये धोखा अवाम से कब तक चलता रहेगा? मैं हाल ही आपका नहीं कह रहा, सारी सियासी जमातों से कह रहा हूँ, क्योंकि अब आप इक़्तिदार में हैं तो हम इसलिए आपसे जी नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो हमारे मंशूर बनते हैं ना पार्टियों के, उसमें जिस किस्म के नारे लगते हैं वो उस पर ना हम प्लानिंग करते हैं, ना होमवर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी भी नहीं करते। हमें जब मंशूर देना चाहिए ना तो रियलिस्टिक देना चाहिए, ऐसा हो। और आपकी बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि देखिए हमारा मुल्क बड़ी तकलीफ़ में है, लोग परेशानी में हैं, हमें उनसे ऐसी बात तो करनी चाहिए जो हम मुनासिब कर सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कम और होगी भी, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं कहना कि 4 रुपए की रोटी हो जाएगी और इस तरह हो जाएगा, ये एक अनहोनी बात है। और ये बात हमें इस किस्म की किसी भी जगह पे तमाम पार्टियों को चाहिए कि मंशूर जो बनाएं वो बड़ी एहतियात से बनाएं। दुनिया के मुल्कों में तो मंशूर के ऊपर इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ असल में मंशूर देखा बहुत कम जाता है, पढ़ा भी बहुत कम जाता है। बहुत ही कम लोग उस मंशूर पे तवज्जो करते हैं, इसलिए मंशूर पे उतनी मेहनत नहीं होती। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि तमाम पार्टी को मंशूर सोच समझ के और वो जो काबिल अमल हो वो चीज़ें सामने बात करनी चाहिए। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं शेख साहब के आने वाले दिनों में तहरीक जो चल रही है, मुख्तलिफ जमातें चला रही हैं, मौलाना साहब को आपने मना लिया, घर वालों को भी मना लिया, वो तहरीक वालों को किस तरीके से मनाएंगे? या फिर उन्हीं के कंधों पे बार रखते चलते बनेंगे कि हमें चलने नहीं दिया गया और इन्होंने धरना सियासत की? असल में देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तहरीक वालों को समझ नहीं आ रही। तहरीक इस वक्त इस बार इस पे नहीं चल सकती कि इलेक्शन में क्या हुआ, क्या हुआ होगा, मैं को उसके बाद डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बैठ के इनको चाहिए कि अपने इदारों में जाके जो इलेक्शन कमीशन है और अदालतें उसमें पेश करें। तहरीक इससे नहीं चलेगी, तहरीक लोगों के मामलात में चलेगी। गुर्बत को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार, तहरीक इसमें चलती है। दुनिया की किसी भी तहरीक में ना तहरीक इसमें चली है कि आप हम देखें 9 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर
जहांगीर के नीचे हैं। चाइना ने, मैं चाइना में जाया करता था, उन्होंने, उनके यहाँ जमहूरियत तो नहीं है ना, उन्होंने 60 करोड़ लोगों को जो गरीब थे उनको गुर्बत से निकाल दिया है। इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में गुर्बत से चले, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत जो है ये गरीबों को गुर्बत से निकालेगी, उनके अंदर से गुर्बत निकालेगी, ना कि उन्हें गुर्बत में धकेल देगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, इस हवाले से अपना नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।